जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका प्रॉफिट यात्रा की। जो हमने बोला था कि हम एक प्रोग्राम चलाएंगे जिसका नाम है बिगिनियर्स लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, उसमें मैं आपका स्वागत करता हूं उसकी पहले सीरीज के अंदर। ठीक है, और हम आज मार्केट के बारे में सीखेंगे, समझेंगे कि मार्केट इसलिए शेयर मार्केट का बेसिक सीखेंगे। ठीक है, और ये वीडियो और ये सीरीज केवल उन लोगों के लिए है जिनको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता कि शेयर मार्केट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक है, बहुत बिल्कुल लोअर अगर बात करें तो बहुत निचले स्तर से हम इसको शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको कुछ भी नहीं पता। ठीक है, जिनको कुछ भी नहीं पता, एक्चुअली उन्होंने शेयर मार्केट का सिर्फ नाम सुना है। ये वीडियो केवल उनके लिए है। और ये उनके लिए नहीं है कि जिनको जो काम कर रहे हैं मार्केट में, जो पहले से इनको नॉलेज है। ठीक है, तो वो लोग इसको स्किप करें क्योंकि जो इसमें बताया जाएगा उससे बहुत ज़्यादा उनको पहले से पता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने वीडियो को शुरू में बोल दिया कि वीडियो केवल उनके लिए है जो पहली बार शेयर मार्केट में आ रहे हैं और शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, जिनको मार्केट के बारे में थोड़ा भी बहुत कुछ पता है वो स्किप कर दें क्योंकि उनके मतलब की नहीं है। जो इसमें बताया जाएगा बेसिकली उससे ज़्यादा उनको पता होगा। ठीक है, तो क्योंकि फर्स्ट स्टेज है तो हम उन लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, जिन्होंने सिर्फ शेयर मार्केट का नाम सुना है। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जो भी हमारे भाई इस वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो के अंदर में। जैसा कि बताया था मैंने, जो प्रोग्राम है हमारा बिगिनियर्स लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, उसकी पहले लर्निंग वीडियो में, इनकी पहले सीरीज में हम आपका वेलकम करता हूँ। शुरू करते हैं। इसकी जो रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, तो उसकी एक रेगुलेटरी बॉडी होती है। जैसे बैंक से, बैंक को जो रेगुलेट करता है आरबीआई रेगुलेट करता है। ठीक है, उसी तरह इंश्योरेंस इंडस्ट्री को आईआरडीए होता है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को जो रेगुलेट करता है। इसलिए जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनकी एक रेगुलेटरी बॉडी होती है। और शेयर मार्केट की जो रेगुलेटरी बॉडी है उसको बोलते हैं सेबी। सेबी सेबी का पूरा नाम होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बेसिकली रेगुलेटरी बॉडी है। जैसे बैंक का आरबीआई है, इंश्योरेंस का आईआरडीए है, वैसे शेयर मार्केट का है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, बैंक एग्जांपल आपको मैं इसलिए दे के समझाऊंगा क्योंकि बैंक्स के बारे में बेसिकली हर कोई जानता है कि बैंक क्या होता है, बैंक का काम क्या होता है। कहीं ना कहीं हर आदमी बैंकिंग से जुड़ा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल हम बैंक के थ्रू हम इसको समझेंगे तो हमको समझने में आसानी रहेगी। क्लियर है? ठीक है, अब जैसे बैंक्स में होता है, बैंक का काम काम होता है। बैंक्स का बेसिकली ये काम होता है, वहाँ आप पैसा जमा कर सकते हैं, वहाँ से लोन ले सकते हैं। ठीक है, और बैंक्स के थ्रू आप अपना पूरा लेन देन करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं। वहीं एक एक तरह से कह सकते हैं एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे लेन देन नहीं होता लेकिन यहाँ पे ट्रेड होता है, एक तरह का बिजनेस होता है। ठीक है, कुछ लोग शेयर मार्केट को का नजरिया उनका अलग है कि वहाँ पे लॉस होता है, वो जुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत लोगों की रोजी रोटी यहाँ से चलती है और एक बहुत बड़ी चीज़ है ये। ठीक है, तो आप अपने इस दिमाग से इस बात को निकाल देंगे शेयर मार्केट जुआ है। शेयर मार्केट एक बहुत अच्छी चीज़ है, जुआ केवल उनके लिए है जिनको मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है। और वो हर चीज़ आपके लिए जुआ है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। ठीक है, जो काम आप नहीं जानते वो आपके लिए जुआ है। आप उसको करने जाएंगे आपसे नहीं होगा। ठीक है, जो मैं जानता हूँ वो मुझसे होगा, जो मैं नहीं जानता हूँ मुझसे नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ये समझ लीजिए कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, आप यहाँ कोई काम करने जा रहे हैं, तो आपका आपकी पहले जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको समझ लें कि है क्या। ठीक है, और अगर आप इसको बिना समझे आ रहे हैं तो आपके लिए जुआ ही है। ठीक है, बेसिकली मैं ये काम करता हूँ, अगर मैं किसी और काम को करने जाऊँ वो काम मुझसे नहीं होगा। क्लियर है? तो उसको हम समझ लेंगे तो इस मार्केट को तो हमारे लिए जुआ नहीं रहेगा, हमारे लिए बिजनेस हो जाएगा। ठीक है, अगर बिना किसी की एडवाइस पे आप यहाँ आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, आपको लॉस होता है, तो देखिए अपनी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी नॉलेज से लगाएंगे, पैसा आपका रहेगा, डिसीजन आपका रहेगा, आपको नॉलेज रहेगा तो नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझेंगे, ये जुआ नहीं है जब आप इसको समझ जाएंगे। लेकिन बिना समझे करेंगे तो बिल्कुल ये जुआ है, और कोई काम भी बिना समझे करेंगे तो जुआ ही होता है। ठीक है, तो समझोगे जैसे कि इसके रेगुलेटरी बॉडी है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे कि आरबीआई होता है, उसके नीचे बैंक्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आता है मैं आपको बता दूं, यहाँ भी बैंक्स होते हैं। ठीक है, बैंक से होते हैं यहाँ पे। वहाँ पे मनी बैंक होता है, यहाँ पे शेयर्स बैंक है। ठीक है, मनी बैंक मतलब बहुत सारी बैंक है, आईसीआई, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, एक्सवाइजेड, बहुत सारी बैंक्स हैं। ठीक है, मैं सबका नाम नहीं लूंगा। और यहाँ पे केवल दो बैंक्स हैं। ठीक है, उनका नाम है, जो सेबी के अंडर में आते हैं, एनडीएसएल और सीडीएसएल।
ठीक है। एनडीएसएल का पूरा नाम है नेशनल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ठीक है। और सीडीएसएल का नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। आप अपने हिसाब से अगर चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में लिखूंगा लेकिन बोलूंगा पूरा, तो आप इसको नोट डाउन कर लें कि एनडीएसएल का नाम होता है नेशनल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ठीक है। और सीडीएसएल का होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ठीक है। एक तरह की शेयर बैंक्स है, ठीक है। अगर आपको शेयर मार्केट में काम करने के लिए आपको जो जरूरत पड़ती है, यहाँ पे एक अकाउंट की जरूरत पड़ती है, चाहे अकाउंट आपका एनडीएसएल में हो चाहे सीडीएसएल में हो, ठीक है। और जो अकाउंट वहां पे खुलता है, जैसे कि आप बैंक में अकाउंट खुलाते हैं तो उसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, बहुत तरह के अकाउंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो अकाउंट खुलता है उसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आपके पैसे जमा नहीं होते, यहाँ आपके आपके शेयर्स के एसेट्स जमा होते हैं। आप जो भी शेयर लेते हैं आपके डिपॉजिटरी में रहते हैं, इसको डिपॉजिटरी बोलते हैं, डीमैट अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। डिपॉजिटरी में आपके शेयर्स रहते हैं, अगर आप शेयर लेके होल्ड करते हैं डिपॉजिटरी में, जब भी बेचेंगे आप, आपके शेयर्स बिक जाएंगे और जो पैसा रहेगा वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जब भी आप चाहें अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल करके आप उसको पैसे को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने शेयर ले लिया, लेके होल्ड किया, तो आपके शेयर्स जो रहेंगे वो डीमैट अकाउंट के अंदर रहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि एक तरह का बिजनेस होता है, तो बिजनेस के लिए अगर आप करने जाएंगे तो हर बिजनेस का अपना एक मार्केट होता है, अपनी एक ऑडियंस होती है, ठीक है। तो यहाँ की जो मार्केट है उसको क्या बोलते हैं वो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ की जो मार्केट होती है ये हो गई रेगुलेटरी बॉडी सेबी, ठीक है। ये उसके बैंक्स हो गए एनडीएसएल और सीडीएसएल, ठीक है। क्योंकि वहां पे पैसे का लेन देन होता है बैंकों में, और बैंक भी बिजनेस करती है, बैंक लोन देती है, ठीक है। बैंक अलग अलग जगहों पे अपना पैसा लगाती है, ठीक है। फंडिंग करती है, कॉर्पोरेट को फंडिंग करती है, कार लोन, होम लोन, बिजनेस लोन देके उसी पैसे से रेवेन्यू जनरेट करती है, ठीक है। यहाँ पे भी जो काम होता है उसमें भी रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। और वो जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें मैं आपको बता दूं वो कैसे होता है। वो ऐसे होता है कि वहां पे हम शेयर खरीदते और बेचते हैं, और जहाँ पे कोई चीज खरीदी और बेची जाती है, जहाँ पे किसी चीज की डील होती है और वहां पे बहुत सारे डील होती है, उस चीज को हम मार्केट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ के जो मार्केट्स हैं उनके बारे में समझते हैं। यहाँ के जो मार्केट है बेसिकली जो मैक्सिमम काम होता है, ठीक है, यहाँ की जो मार्केट है उनको क्या बोलते हैं, बीएससी, ठीक है। और दूसरी मार्केट है एनएससी, ठीक है। बीएससी का पूरा नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और जो एनएससी का पूरा नाम है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह की आपको मार्केट्स मिलती हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बड़ी आसान भाषा में समझा रहा हूँ जिससे कि समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे दे के समझा रहा हूँ। अभी यहाँ पे समझेंगे कि जो ज्यादातर काम होता है वो एनएससी के अंदर होता है, ठीक है। आप अगर एक मार्केट में जाते हैं तो वहाँ तरह तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं, तरह तरह के कंडीशंस पे डील हो रही होती है, ठीक है। तरह तरह की कंडीशंस होती हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो एक चीज को समझेंगे कि सेगमेंट, ठीक है। जैसे होता है कि अगर एक मार्केट में चले गए तो कहीं पे अनाज का सेगमेंट है, कहीं किसी चीज का सेगमेंट है, कहीं किसी चीज का सेगमेंट होता है ना, कि मंडी में गए तो एक अपना एक सेपरेट एरिया होता है कि वहां वो चीज खरीदी और बेची जाती है, ठीक है। तो उसको एक सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी सेगमेंट होता है, ठीक है। सेगमेंट बेसिकली मैं आपको तीन सेगमेंट बताऊंगा, सेगमेंट तो बहुत होते हैं, ठीक है। जो सेगमेंट होता है, हाँ, एनएससी की ही बात करेंगे अब आगे, क्योंकि बीएससी में कोई काम हम करते नहीं ना, बीएससी में कोई काम ज्यादा करता है, तो इसलिए हम एनएससी केवल समझेंगे, ठीक है। बीएससी को के बारे में कभी मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा, अभी हम काम की चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए एनएससी तक पहुंच गए आप, ठीक है। अब एनएससी में जो अलग अलग मार्केट्स होती हैं, जो सेगमेंट होते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल देके बता दिया है। अभी क्या है कि इसमें जो एनएससी के अंदर सेगमेंट होता है वो इक्विटी, कमोडिटी, ठीक है, करेंसी, ठीक है, और अपना एनसीडीएक्स होता है, एनसीडीएक्स होता है, ठीक है। इस तरह के और सारे सेगमेंट होते हैं। लेकिन मैं जिस काम में काम करता हूँ, जिस काम में काम करवाता हूँ, जिस काम को प्रेफरेंस करता हूँ, वो ऊपर के तीन सेगमेंट है केवल, ये हटा देंगे, ठीक है। इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी, ठीक है। अब हम पहले इक्विटी को समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको चाहें तो नोट डाउन कर लें, इक्विटी,
कमोडिटी और करेंसी। ठीक है, तीनों को अलग अलग पार्ट में समझेंगे हम। ठीक है, कि तीनों क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम, क्योंकि देखिए इसमें बहुत बड़े चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, इसलिए हम ज़्यादा इस पे बोर्ड पे आएगा नहीं, तो हम इसको धीरे धीरे मिटाते और यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम शुरू करते हैं इक्विटी से। ठीक है, एक इक्विटी सेगमेंट है। ठीक है, अब इस सेगमेंट में किस किस तरीके से काम होता है। ठीक है, देखिए अब एक सेगमेंट वाइज, जैसे मैंने आपको बताया किसी मार्केट में जाते हैं तो वहाँ अलग अलग एरिया होता है कि हाँ ये चीज़ का काम होता है, यहाँ इस चीज़ का काम होता है। तो सेम इसी तरह से इसको समझेंगे कि इक्विटी के अंदर कैसे काम होता है। इक्विटी के अंदर एक काम होता है कैश में। ठीक है, पहला काम कैश में होता है, दूसरा होता है फ्यूचर में, तीसरा काम होता है ऑप्शन के अंदर। ठीक है, ये तीन तरीके से काम होता है। ठीक है, तीन तरीके से काम होता है इक्विटी के अंदर। ठीक है, अब कैश में सबसे पहले कैश को समझेंगे कि कैश क्या होता है। देखिए फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि एक शॉपकीपर या रिटेलर कह सकते हैं जिसको, या फिर हम एक होलसेलर की बात ले लेते हैं। ठीक है, कि जन की खरीद बेच होती है, वहाँ पूरा पूरा सिस्टम एक चेन से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ भी पूरा सिस्टम एक चेन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो हम करेंगे, सबसे पहले कैश के बारे में समझेंगे, कैश क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी को इसे ले लेते हैं, एक बहुत नामचीन कंपनी है हिंदुस्तान की, नाम है रिलायंस। ठीक है, नाम है रिलायंस। ठीक है, रिलायंस के अंदर क्या होता है मैं आपको बेसिकली बता दूं कि रिलायंस एक कंपनी है। ठीक है, और बहुत मशहूर कंपनी है, और कभी भारत के सबसे अमीर आदमी की कंपनी हुआ। अभी तो फिलहाल गौतम अडानी जी हैं भारत के सबसे अमीर आदमी, पहले मुकेश अंबानी जी थे, इनकी कंपनी है रिलायंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले हम रिलायंस को समझेंगे। वैसे एक चीज इसके अंदर और है, कैश से पहले हम थोड़ा सा, चलिए हम बाद में समझ लेंगे, कैश में समझा देते हैं कैश क्या होता है। ठीक है, देखिए कंपनी है रिलायंस। ठीक है, इसका करंट एक शेयर का जो वैल्यू है वो करीब है 2467 रुपए का। ठीक है, 2467 रुपीज का वन शेयर है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि आप एक शेयर खरीदने जाएंगे अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू। ठीक है, आपको वहां पे टर्मिनल मिलता है, ऑनलाइन अगर सारे काम हो गए तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, वहां से आप उसमें पूरा ट्रेडिंग कर सकते हैं शेयर मार्केट में। आप अपने टर्मिनल को लॉग इन करेंगे और वहां पे जाएंगे, और आपको रिलायंस का एक शेयर खरीदना है। आज की डेट में उसका जो प्राइस है वो 2467 रुपए है, 2467 रुपए, 2467 रुपीज है। अब वहां अगर आपके अकाउंट में उतना पैसा है तो आप वहां पे जाके एक शेयर खरीद लेंगे रिलायंस का, उसके लिए आप इतना पेमेंट कर देंगे। ठीक है, ये मैं आपको कैश कैश के बारे में बता रहा हूँ, कैश ट्रेडिंग कैसे होता है। ठीक है, अब आपने 2467 रुपए देके रिलायंस का एक शेयर खरीद लिया, आप उसको कल बेचते हैं, आप उसको परसों बेच दें, आप उसको कभी ना बेचें, आप कभी भी होल्ड कर लीजिए। उसमें क्या होगा कि जैसे जैसे रिलायंस की वैल्यू बढ़ेगी, रिलायंस के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। क्लियर है, तो आपने 2467 रुपए यहाँ रिलायंस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया, आप उसके उतने परसेंट शेयर के ऑनर हुए। देखिए पहली बात तो शेयर समझ लीजिए क्या होता है। शेयर का मतलब हिंदी में भागीदारी होती है। ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, उसकी जो बर्थ है वो मान लीजिए कि 10 लाख की है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए। ठीक है, और उसमें पर शेयर की वैल्यू 1 रुपए है, तो उस कंपनी के टोटल 10 लाख शेयर्स हैं। ठीक है, अब उसमें आपने उन 10 लाख शेयर्स में अगर एक शेयर आपने खरीद लिया तो उसके आप 10 लाख में पार्ट उस कंपनी के मालिक हो गए, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, कि आपने उसका जितना परसेंट का शेयर खरीदा वो जितने परसेंट के मालिक हो गए। ठीक है, और जो टोटल प्रॉफिट आता है वो शेयर्स के हिसाब में हर जगह डिवाइड होगा, तो जो भी आपका पैसा उस शेयर्स के अंदर बनेगा वो पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, कंपनी की वैल्यू कम होगी तो आपको कम पैसा मिलेगा, लॉस में पैसा मिलेगा। जहां जहां से आपने शेयर खरीदे, अगर प्रॉफिट होगा, अच्छी ग्रोथ होगी, तो ग्रोथ के हिसाब से आपको पैसा उसमें बढ़ के मिलेगा। ठीक है, आप कभी ना बेचें, आपकी मर्जी, आप दूसरे दिन बेच दें आपकी मर्जी, आपको लेने की कुछ ही देर बाद बेच दें वो आपकी मर्जी। ठीक है, ये होता है कैश ट्रेडिंग। ठीक है, कैश में ले लिया छोड़ दिया, अब आप उसके ओनर हैं, आप कभी भी बेचिए। ठीक है, अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट के ऊपर, फ्यूचर के ऊपर। ठीक है, मैंने आपको कैश बता दिया, ये मैंने आपको इक्विटी के अंदर कैश बता दिया। अब दूसरे के ऊपर आते हैं, फ्यूचर के ऊपर, कि फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। देखिए मैं आपको फिर से रिटेल का और होलसेलर का एग्जांपल देके समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल शॉपकीपर ने रिटेल जो पीछे होलसेलर है, रिटेलर ने उससे ना कोई चीज खरीदी अपनी दुकान के लिए कि जी मुझे ये ले लो,
पूरा पैसा ले लो, आप मुझे दे दो और मैं आपको बेच दूंगा। अब दुकानदार ने पूरा पेमेंट जो है शॉपकीपर ने होलसेलर को कर दिया, वो चीज़ उसने ले ली अपनी दुकान में रख लिया। अब उसकी मर्जी है उसको बेचे चाहे ना बेचे, ठीक है, वो उसकी हेडेक है, वो चाहे तो ना बेचे। लेकिन एक कंडीशन और होती है जो बिजनेस के अंदर, कि दुकानदार क्या करता है कि वो बोलता है होलसेलर को कि, या किसी मैन्युफैक्चरर को कि आप मान लीजिए, मैन्युफैक्चरर की बात कर लेते हैं, कोई चीज़ आपने कोई फ्रेंचाइजी लिया, कोई भी प्रोडक्ट बेचने का काम करता है, वो उस कंपनी को कांटेक्ट करेगा, उसको बोलेगा कि आप मुझे 10 लाख का माल दे दो, ठीक है, मैं आपको 10,000 रुपया दे रहा हूँ, ठीक है। या कंपनी की जो भी पॉलिसी है, क्योंकि हो सकता है कंपनी की पॉलिसी हो कि अगर आप 1 लाख का माल उठाना चाहते हो तो हमारे यहाँ से उठा ले, ठीक है, आपको 25% दे के माल मिल जाएगा, आप बेच के मुझे इस महीने की लास्ट डेट तक पूरा पैसा दे दें। लेकिन उसके अंदर कंपनी डिमांड रखती थी, भैया आप कोई चीज़ मुझे पैसा 30 तारीख को बेच के देना है, चाहे आप प्रॉफिट में बेचें लॉस में बेचें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं जैसे कि जैसे रिलायंस है, ठीक है। अब हाँ, एक कंडीशन और बनती है, लेकिन उस कंडीशन में कि एक वो बोलता है कि मैं आपको, अगर कोई प्रोडक्ट है तो मैं आपको एक पीस नहीं दूंगा, ठीक है, मैं अगर होलसेल में दूंगा और आपको इस कंडीशन पे दूंगा कि आप मुझे कम पैसा दे के जाएं और ज़्यादा माल लेके जाएं, या मुझे आप 25% पैसा दे दें, 1 लाख का आप सामान ले जा रहे हैं, ठीक है, तो आप मुझे 25,000 दे दें, बाकी आप महीने के लास्ट दिन में आप बेच के दे देना उस दिन, ठीक है। लेकिन उसमें कंडीशन रख देता है कि नहीं, मैं कम से कम 12 पीसेस दूंगा, या 50 पीसेस या 100 पीसेस दूंगा, ठीक है, लेकिन उसका जो टोटल माल दूंगा उसका 10% लूंगा, बाकी का 90% आप मुझे बेच के दे देना इस डेट तक, ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है, इसको फ्यूचर ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। आपको रिलायंस के बारे में मैंने समझाया, तो रिलायंस का तो मैंने पहले आपको कैश बताया, अब मैं फ्यूचर बताता हूँ फ्यूचर में कैसे होता है। फ्यूचर क्या है एक्चुअली? फ्यूचर ये है कि मान लीजिए कि रिलायंस का जो लॉट साइज है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इसको इरेज कर देंगे, ठीक है, इरेज कर देंगे, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे समझेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको, यहाँ आपको मैं फ्यूचर बताऊंगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। रिलायंस का एक शेयर है 2467 रुपए का, ठीक है, और रिलायंस का जो लॉट साइज है, यानी लॉट के अंदर जो रिलायंस का लॉट साइज है वो 250 का लॉट साइज है, ठीक है। अब अगर आप पैसे में कैलकुलेट करने जाएंगे, 2467 रुपए का एक शेयर है, ठीक है, और अगर आप 250 शेयर खरीदते हैं तो वो शेयर जो होते हैं आपके 6,16,750 रुपए के आपके 250 शेयर होंगे रिलायंस के, ठीक है। आपके पास इतना पैसा नहीं है, आप नहीं खरीद सकते 250 शेयर, लेकिन आपको ज़्यादा पैसा कमाना है, या ज़्यादा रिस्क टेक कर कम पैसे में ज़्यादा पैसा बनाना है, या आपको पता है, लग रहा है कि रिलायंस का शेयर ऊपर जाएगा, लेकिन आपके पास 6 लाख नहीं है, ठीक है, आप क्या करेंगे? आप उसमें फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। फ्यूचर के अंदर क्या होगा कि आपको कंपनी एक डेट देगी, जैसे जिसको एक्सपायरी बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि रिलायंस क्या बोलता है कि आप मुझसे, रिलायंस आपको जो 250 शेयर देगा वो कुछ परसेंट पे देगा, कि लगभग 17.86%, 8-6%, ठीक है। रिलायंस का जो है कि रिलायंस आपसे क्या लेगा कि फ्यूचर में आप ट्रेडिंग करने जाएंगे, आप उसको एक लॉट खरीदेंगे, वहाँ एक शेयर खरीद रहे थे तो आपको 2467 देने पड़ रहे हैं, यहाँ पे लॉट खरीदेंगे तो शेयर का क्वांटिटी एक खरीदेंगे तो एक शेयर आ गया, ठीक है। लेकिन जब वही चीज़ आप लॉट में खरीदने जाएंगे तो 250 का लॉट साइज है, क्लियर है। अब 250 का लॉट साइज है तो उसमें हम देखेंगे कि 250 अगर आप शेयर खरीदेंगे वहाँ 6 लाख के समथिंग आपको अमाउंट देना पड़ेगा। देखिए फ्यूचर में क्या होगा कि आपका, कि फ्यूचर में आपको एक लॉट लेना पड़ेगा। अब लॉट अगर शेयर के हिसाब से देखेंगे तो 6,16,000 के आसपास का, बट लेकिन इतना पैसा आपको देने की जरूरत नहीं, आपको केवल 17.84% पैसा देना है, जो कि अगर आप अमाउंट में कैलकुलेट करेंगे, क्लियर है। उसको बोलेंगे क्या जो परसेंटेज में देंगे? उसको मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको एक मार्जिन देना होगा। देखिए मार्जिन में खरीदना होता है, ठीक है, मार्जिन जो पैसा पे करते हैं वो होता है, लेकिन उसको प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है, कि प्रीमियम देख ले रहे हैं। प्रीमियम इन द सेंस कि आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, अब आपको 10 साल में 5 लाख देना है, अब हर साल आपको 50,000 देते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? प्रीमियम भर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जो प्रीमियम लगेगा, ठीक है, 17.86। हाँ वो 17.84% लगेगा, ठीक है, जो कि आपका जो कि आपका अमाउंट के अंदर होगा 1,09,638 रुपए, ठीक है। अब वहाँ जो आपको 6,16,000 में मिलता, वही चीज आपको मिल रही है 1,09,638 में। अब इसमें देखने वाली बात है कि आपके अकाउंट में खाली
1,10,000 रुपए हैं, आप एक लॉट खरीद लोगे, आपको 250 शेयर मिल जाएंगे जिसकी वैल्यू है 6,16,000। ठीक है। अब इसमें प्लस और माइनस पॉइंट समझेंगे क्या है इसका। देखिए, अब आपने 1,10,000 में तो ले लिया, लेकिन आपका जो फायदा नुकसान होगा वो होगा 6,16,000 के अकॉर्डिंग। अगर प्रॉफिट आता है आपको, ठीक है, अगर मार्केट ऊपर गई तो 250 शेयर के हिसाब से बढ़ेगा, तो पैसे ग्रोथ तेजी से होगी। ठीक है, लेकिन अगर वही शेयर नीचे जाता है तो पैसा उतनी ही तेजी से नीचे घटेगा भी। ठीक है। और एक बात चीज का ध्यान रखिएगा, अगर 17% ज्यादा मार्केट टूट जाता है, मान लीजिए 15% टूट गया मार्केट, ठीक है, तो आपको 15% के हिसाब से बहुत नुकसान होगा, क्योंकि 17% ही टोटल आपने दिया है। तो जैसे ही आपका 14-15% मार्केट टूट जाएगा, आपको या तो उसमें और पैसा ऐड करना होगा, और आप नहीं ऐड करेंगे तो वो अपने आप वो सेल हो जाएगा वहीं पे। समझ रहे हैं इस चीज को। या तो फिर आपको लॉस का अमाउंट उसमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि कम अमाउंट में अगर वो चीज 17% का उछाला गया, तो आपका 100% पैसा जो है डबल हो गया। समझ रहे हैं। फ्यूचर के अंदर आपका अगर 17% को उछाला गया, तो आपने प्रीमियम ही 17.84 दिया है, अगर इतना परसेंट उछाला गया तो आपका पैसा वो डबल हो गया। ठीक है। आपने 1,10,000 लगाए थे, 1,10,000 कमा लिए। ठीक है। वहीं 17% नीचे चला गया तो आपकी कैपिटल जीरो, और जीरो होने 14-15% जैसे ही नीचे आएगा, आपका ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा। ठीक है। वो अपने प्रिंसिपल में नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर ओपन साइड आपका पूरा है, चाहे वो 10 गुना प्रॉफिट हो जाए, आपका वो नहीं कटेगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये होता है फ्यूचर। अब देखिए, दो चीजें कि कैश में आपको वोलेटिलिटी कम मिलेगी, 100% आपके पास अथॉरिटी है, कभी भी बेचो। लेकिन फ्यूचर का एक एक्सपायरी डेट होता है कि हर महीने में एक एक्सपायरी होती है। ठीक है। स्टॉक्स के अंदर तो स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं। स्टॉक्स का अगर फ्यूचर में काम करें, हर महीने का एक डेट होता है डिसाइडेड, उसमें लिख के आता है, तो उस डेट तक आपको सेल करना है। नहीं सेल करेंगे ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। ठीक है। और बेचने के लिए आप कभी भी बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये चीज होता है फ्यूचर, कम पैसे में ज्यादा काम। ठीक है। दो चीजें हो रही हैं जिनके, एक तो ये होगा कि भैया कैश में आपने ले लिया, कम वोलेटिलिटी, कम प्रॉफिट, कम लॉस। दूसरा है कि फ्यूचर में लिया, ठीक है, 250 लॉट, ठीक है, और वहां आपको पैसा देना पड़ा 1,09,000, उसमें रिकॉर्डिंग 6 लाख का साउंड था। तीसरी कंडीशन अब आ जाते हैं ऑप्शन के ऊपर कि ऑप्शन क्या होता है। ये चीजें मैं आपको ध्यान रखिएगा। इक्विटी सेगमेंट के अंदर आपको बता रहा हूँ किस किस तरह से काम होता है। पार्ट ऑफ सारे इक्विटी है। ठीक है। मैंने आपको कैश बता दिया, फ्यूचर बता दिया, अब मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा। ठीक है। ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन को इस तरह से समझेंगे कि देखिए, आपके पास अगर मान लीजिए 1,09,000 नहीं है, फिर भी आप काम करना चाहते हैं कि ज्यादा प्रॉफिट हो, ज्यादा नुकसान हो, ठीक है, आप रिस्क लेने के लिए बैठे हैं, उसका भी उपाय है, कम पैसे में काम हो जाएगा। ठीक है। देखिए, कम पैसे में काम कैसे काम होगा। ये देखिए, जो कैश में रेट चल रहा होगा, ठीक है, जैसे रेट है 2,467 रुपए। ठीक है। तो कंपनियां क्या करती हैं कि स्ट्राइक प्राइस डिक्लेयर कर देती हैं, जैसे 2,425, 2,450, 2,475 और 2,500। ठीक है। अब रिलायंस के हिसाब से आपको बता दूं, जो 2,467 रेट है, तो इसका एक स्ट्राइक प्राइस होता है। ऑप्शन के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ऑप्शन एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है। ऑप्शन के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आप लोगों को समझ में, आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ऑप्शन बताऊंगा 1 घंटा लगेगा ऑप्शन बताने में, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसे बहुत शॉर्ट में बता दूंगा ऑप्शन। ठीक है। ऑप्शन के अंदर क्या होता है बेसिकली, ठीक है, कि जिनके पास कम पैसा है लेकिन बहुत हैवी फ्लक्चुएशन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बहुत जल्दी पैसा कमाना या गंवाना चाहते हैं, उनके लिए। अब इसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं। इसका प्रिंसिपल है, सॉरी, कॉल और पुट। ठीक है। अब ये कॉल पुट क्या होता है, बहुत जल्दी से समझेंगे। मान लीजिए कि रिलायंस का शेयर है 2,467 का। ठीक है। तो हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे, मैं मान लो मैंने 2,450 की वो सिलेक्ट कर ली स्ट्राइक प्राइस। अब इसमें होता क्या है कि इसका एक बेसिक फंडामेंटल, इसमें दो चीजें होती हैं, जैसे एक होता है कॉल सी और एक होता है पुट पी। ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे खरीदते हैं तो आप हमें यहाँ पे 24 या 25 रुपए का ऐसा रेट मिलता है। ठीक है। और जो हमें मार्जिन लगता है, उसी को हम लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि 250 का लॉट साइज है और हमें ऑप्शन की कॉल मिल रही 25 रुपए की। ठीक है। तो हम यहाँ 6-7 हज़ार में आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है। उसमें भी क्या होता है
कि हैवी फ्लक्चुएशन होती है, 250 अकॉर्डिंग ही काम होगा, 6000 आपको लगाना है, ठीक है। 25 रुपये बढ़ गया आपका पूरा पैसा डबल, 25 घट गया आपका पूरा पैसा जीरो, ठीक है। वहां पे ज्यादा था। अभी आपको वहां मार्जिन कितना लगता था, 1,09,000, यहाँ मार्जिन कितना लग रहा है, 6,000, ठीक है। तो इसमें भी पैसा डबल होता है, उसमें भी डबल होता था, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पे 25 पॉइंट फ्लक्चुएट करके आपका पैसा डल, लेकिन ऐसा होता नहीं है, रेयर होता है, ठीक है। जैसे जिसकी बर्थ वैसे वो मूवमेंट करता है, उसकी बर्थ ज्यादा हो ज्यादा मूवमेंट करता है, इससे कम ही कम करता है। लेकिन एक सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है कि इसकी जो एक्सपायरी होती है ना, एक्सपायरी पे ऑप्शन जीरो हो जाते हैं। हाँ ठीक है, एक चीज और समझने भूल गई कि कॉल का मतलब अगर मार्केट बढ़ेगी तो कॉल बढ़ेगी, ठीक है। वहीं पुट का मतलब है कि अगर मार्केट गिरेगी, ठीक है, मार्केट गिरेगी तब पुट बढ़ेगी, ठीक है। एक दूसरे के अगेंस्ट चलते हैं, मार्केट गिरेगी तो कॉल गिरेगी, लेकिन मार्केट गिरेगी तो पुट बढ़ेगी, मार्केट बढ़ेगी, मार्केट ऊपर जाएगी, पुट नीचे जाएगी, ठीक है। मार्केट नीचे जाएगी, पुट ऊपर जाएगी, कॉल गिरेगी। अगर मार्केट नीचे गई तो कॉल की वैल्यू गिरेगी, ठीक है। मार्केट ऊपर गई तो कॉल की वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट नीचे जाएगी तो पुट की वैल्यू बढ़ेगी, पुट ऊपर जाएगी, ठीक है, कॉल नीचे जाएगी। लेकिन अगर मार्केट उठेगी तो पुट नीचे जाएगी, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट चलते हैं, ठीक है। पुट हमेशा मार्केट के अगेंस्ट चलती है और कॉल हमेशा मार्केट के साथ चलती है। मतलब अगर मार्केट का रेट बढ़ेगा, मान लो रिलायंस के शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, तो पुट की वैल्यू गिरेगी और कॉल की वैल्यू बढ़ेगी, और मार्केट रिलायंस के शेयर की वैल्यू जो है नीचे जा रही है, ठीक है। तो पुट का कॉल का रेट तो गिरेगा लेकिन पुट का रेट बढ़ेगा, ठीक है। ये समझ लीजिए कि दो लोग बोली लगाने वाले हैं, एक आदमी ये कहता है कि मार्केट गिरेगी, एक आदमी कहता है मार्केट उठेगी। तो जो ये बोलता है मार्केट उठेगी और मार्केट उठती है तो उसको पैसा मिलता है, ठीक है। और जो बोलता है मार्केट गिरेगी और मार्केट नहीं गिरती तो उसको नुकसान होता है, ठीक है। और अगर दो आदमी वही बोल रहे हैं कि मार्केट गिरेगी और मार्केट गिर गई, तो जो बोल रहा है मार्केट गिरेगी उसको पैसा मिलेगा, जो बोल रहा है मार्केट नहीं गिरी उसको पैसा नहीं मिलेगा। समझ लो, बिटिंग समझ लो आप आसान भाषा में, कि कोई बिट लगा रहे हैं और एक आदमी बोलता है, आप समझ लीजिए इस हिसाब से दो पहलवान आपने लड़ा दिए, ठीक है। कुछ लोग पैसा लगाते हैं कि नहीं ये पहलवान जीतेगा, ठीक। कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये पहलवान हारेगा। अगर वो पहलवान हार गया तो हारने के लिए जिसने पैसा लगाया उसका प्रॉफिट, और प्रॉफिट होगा। जीतने वाले का लॉस होगा। लॉस इसलिए होगा कि उसने बोला है कि ये पहलवान जीतेगा, लेकिन वो पहलवान हार गया, और हार गया तो जिसने जीतने के लिए बोला था और हार गया तो उसको नुकसान हुआ, उस जीतने वाले को पैसा देना पड़ेगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि आप स्कीप ना हो जाए, ठीक है। इतनी मेहनत कर रहे हैं, स्कीप हो जाए तो फायदा ही क्या है, ठीक है। बहुत बेसिक सा एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, बहुत आसानी समझ में आ जाए। कोई नॉलेजेबल आदमी तुम्हारी वीडियो देखेगा नहीं, ठीक है। और देखेगा तो कमेंट करा भाई मुझे तो बहुत पता है क्या बता रहा है, तो कुछ इससे ऊपर की बता। लेकिन ये वीडियो मैंने शुरू में बोल दिया उनके लिए जिनको कुछ नहीं पता, तो उनको, उन लोगों को बताना भी उसी आसान भाषा में पड़ेगा जिससे तुमको समझ जाए, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ एक फाइट है WWE की, ठीक है। यहाँ पे ऑडियंस बैठी है, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं, इसमें से कुछ लोग बोलते हैं कि जीतेंगे, अभी हार गया तो, और यहाँ कुछ लोग बोलेंगे हारेगा, ठीक है। तो अभी जीतने के लिए जितने लोगों ने बोली लगाई है और वो पहलवान हार गया, तो जिन्होंने बोला है कि हारेगा वो जीत गए, और जिन्होंने बोला जीतेगा वो हार गए। वहीं अगर ये जीत गया तो ये जीत गए, ये हार गए। नहीं जीता तो उसका अपोजिट हो जाएगा, क्लियर है। तो ये होता है ऑप्शंस। लेकिन इसका एक सबसे नेगेटिव चीज क्या होती है कि इसके एक्सपायरी पे ये एक चीज, कॉल जीरो हो जाएगी या पुट जीरो हो जाएगी, ठीक है। एक चीज जीरो हो जाती है, दूसरी चीज हो सकता है बहुत बढ़ जाए, या हो सकता है वो भी जीरो के आसपास आ जाए, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने बताया तो ऑप्शन बहुत लंबा चैप्टर है, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये समझेंगे तो सारा चीज ऑप्शन में चला जाएगा, ठीक है। यस सर। अब इसके अंदर हम समझेंगे इंडेक्स, और समझेंगे एक बार थोड़ा सा इंडेक्स क्या होता है। देखिए दो बहुत पॉपुलर इंडेक्स हैं, एक तो है निफ्टी 50, ठीक है, एक है बैंक निफ्टी। इंडेक्स बेसिकली एक सेक्टर को प्रदर्शित करता है, जैसे आईटी हो गया तो निफ्टी आईटी, बैंकिंग हो गया तो बैंक निफ्टी,
निफ्टी 50 जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, देश की, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 50 कंपनियां, उनको मिला के निफ्टी 50 बनता है। जो 50 रैंक में आती है वो निफ्टी 50 के अंदर होती है। वहां जो भी इन्वेस्टमेंट होता है इंडेक्स के अंदर, मान लो देखिए सारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईटी निफ्टी, एफएमसीजी निफ्टी, जितनी भी निफ्टी होती हैं एक सेक्टर को प्रदर्शित करती है। जैसे निफ्टी 50 तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री को, ठीक है। बैंक निफ्टी बैंकिंग को, ठीक है। आईटी निफ्टी आईटी इंडस्ट्री को। क्लियर है। अब इसमें जो भी पैसा इंडेक्स के अंदर लगता है वो सेक्टर की सारी कंपनियों में इनडायरेक्ट वे में पैसा लगता है। मान लो कि आपने इंडेक्स खरीदा तो आपने जो भी पैसे का पार्ट आया वो आपका सारी कंपनी में लगा। ऑल ओवर कंपनी की ग्रोथ ऊपर रहेगी तो आपके पैसे की वैल्यू बढ़ेगी, और नीचे रहेगी पैसे की वैल्यू घटेगी, ठीक है। तो ये इंडेक्स इंडेक्स को समझ लेंगे थोड़ा सा, इंडेक्स क्या चीज होता है। बेसिकली अगर इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी तो बहुत पॉपुलर इंडेक्स है, ठीक है। अभी हम केवल आज बैंक निफ्टी की बात करेंगे, उसके लिए सेकंड सीरीज के सेकंड वीडियो में समझेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो शॉर्ट में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत एक्सप्लेन में समझेंगे, ठीक है। अभी समझ लेंगे। अभी आपको मैंने बेसिक बता दी सारी चीजें, थोड़ा सा इंडेक्स बता देता हूँ। देखिए इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, ठीक है, टॉप 50 कंपनीज, इनको मिला के निफ्टी बनता है, और टॉप 10 बैंक्स को मिला के बैंक निफ्टी बनता है, ठीक है। तो ये चीज आज के लिए फ्रेंड्स, अभी बहुत वीडियो लंबी हो गई है, ठीक है। मतलब थोड़ा थोड़ा अगर आप समझेंगे तो बहुत हम समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक ही दिन में सारी चीजें अगर हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो स्किप हो जाएंगी चीजें। इसलिए आज का जो सीरीज है ना यही थोड़ा सा बंद करेंगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे ऑप्शन को, समझेंगे इंडेक्स को समझेंगे, ठीक है। आज हमने बेसिक समझा है। जो भी इस वीडियो को देखा, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करिए, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। और मंडे के सेशन में 16 जनवरी को कैसे काम होगा, वो स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए जिनको काम करना आता है। भाई ये तो उन लोगों के लिए थे जिनको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। लेकिन भाई उन लोगों के लिए, ठीक है। देखिए मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन जितना पता है उसके अकॉर्डिंग जो भी मैं आपको कॉल्स वगैरह दी है, अगर आप पास्ट में जाके देखेंगे तो बहुत अच्छा उनका प्रेडिक्शन रहा है, ठीक है। 90 टू 95 की परसिस्टेंसी है, ठीक है। तो देखिए बहुत बड़ा अनुभव तो नहीं है, लेकिन छोटा भी नहीं है, 10 साल हो गए इस मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली उन भाइयों के लिए जो अभी नए नए मार्केट में आए हैं, ठीक है। तो हमसे जुड़ के इसके अंदर कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ठीक है। तो उन भाइयों के लिए पूरा सपोर्ट है मेरी साइड से, ठीक है। और इसको देखेंगे और इस तरह से सीखेंगे। बाकी की चीज़ें इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी ये चीज़ नेक्स्ट एपिसोड में समझेंगे, ठीक है। आज क्योंकि बेसिक समझ रहे थे तो बेसिक के अंदर इतना ही, ठीक है। बाकी डिस्कस करते रहेंगे तो चलता रहेगा जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद दोस्तों।